तो सबसे पहले जो हमें इनिबिशन पढ़ना है वो है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का मतलब क्या है? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का मतलब हुआ जो हमारा एक्चुअल सबस्ट्रेट है और जो हमारा इनिबिटर है वो एकदम एक जैसे दिख रहे हैं, और क्योंकि ये एक जैसे दिख रहे हैं इसलिए जो हमारा एंजाइम है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे किसे बाइंड करना है। मतलब एंजाइम की एफिनिटी जो है वो कम हो जाती है, किसके लिए? सबस्ट्रेट के लिए। ठीक है, एंजाइम की एफिनिटी सबस्ट्रेट के लिए कम हो जाती है। तो अब आपको कुछ थंब रूल्स याद रखने हैं। देखिए, एफिनिटी का जो डायरेक्ट मेजरमेंट होता है वो Km वैल्यू से होता है। जिसकी Km वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, है ना, किसी एंटिटी की Km वैल्यू जितनी ज़्यादा है उसकी एफिनिटी उतनी ही कम होगी। मतलब ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के लिए, है ना। मतलब एफिनिटी और Km वैल्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब पहले केस में मैंने आपको क्या बताया कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में? भाई कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में एफिनिटी जो है वो कम हो जाएगी। जैसे ही कोई दूसरा एंटिटी आ गया भाई तो एंजाइम कंफ्यूज हो जाएगा। तो एंजाइम की इस सबस्ट्रेट के लिए जो एफिनिटी है वो कम हो जाएगी। जब इस सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम की एफिनिटी कम हो गई मतलब Km वैल्यू क्या होगी? Km वैल्यू बढ़ जाएगी। बस इतना याद रखना है कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में जो Km वैल्यू है वो बढ़ जाती है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में देखो, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में ये स्ट्रक्चरल एनालॉग नहीं है, ये बिल्कुल अलग दिख रहा है। ठीक है, तो एफिनिटी का तो कोई गेम ही नहीं है। पर होगा क्या, ये इसको इंटरप्ट करेगा काम करने से। कहने का मतलब ये है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन पहले थी अब वो नहीं अचीव हो पाएगी। Km बिल्कुल सेम होगा, एफिनिटी पे कोई असर नहीं होगा। भाई एंजाइम का क्या है, उसको पहले जो सबस्ट्रेट दिख रहा था उसे अभी भी वही सबस्ट्रेट दिख रहा है, पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है वो कम हो जाएगी नॉन कॉम्पिटिटिव रिएक्शन में। ठीक है, अब अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन क्या होता है? भाई अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में होता क्या है, जो इनिबिटर है वो ना किसी अदर साइड से बाइंड कर रहा है ना वो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइड से बाइंड कर रहा है। वो किससे बाइंड करता है? एंजाइम और सबस्ट्रेट जब मिल जाते हैं यानी इनका एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है उसके बाद आकर के ये बाइंड करता है। सो इनिबिटर बाइंड्स टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब आपसे पूछा क्या जाता है एग्जाम में, आपसे कर्व्स पूछे जाते हैं। तो नॉर्मली हमें पता है अगर मैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट प्लॉट करूँ तो मुझे एक हाइपरबोलिक कर्व मिलता है नॉर्मली। ठीक है, तो पहली कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, अब हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखना कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में जो Km वैल्यू है वो बढ़ी हुई मिलेगी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में आपको जो Vmax की वैल्यू मिल रही है वो कम मिलेगी, और अनकॉम्पिटिटिव में ये दोनों ही कम होंगी, है ना, यानी Vmax भी होगा कम और Km भी होगा कम। नाउ मोर इंपॉर्टेंटली जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो लाइन वीवर प्लॉट है। ये जो लाइन वीवर प्लॉट है ये क्या होता है? बेसिकली इस हाइपरबोला को एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम एक लॉगरिथमिक कर्व लेते हैं जिसे हम लोग लाइन वीवर प्लॉट बोलते हैं। अब आपको एग्जाम में क्या याद रखना है, देखो अगर कोई चीज़ मैं Km लिख रही हूँ और अगर मैं 1/Km लिख रही हूँ तो ऑब्वियसली दे विल गो इन रिवर्स वे। कहने का मतलब ये है कि अगर Km बढ़ रहा है तो 1/Km क्या होगा? कम होगा। Vmax कम हो रहा है तो 1/Vmax क्या होगा? बढ़ेगा। सो इट गोज इन दैट वे। अब आपसे पूछा क्या जाता है कि भाई हर एक कंडीशन में हमें कैसा प्लॉट मिलता है, तो ध्यान रखना कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में C से कॉम्पिटिटिव, C से क्रॉस। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में ये लाइनें आपस में क्या करेंगी? क्रॉस करेंगी। ये पहचानने का इनको सबसे आसान तरीका है। अगर मैं बात करूँ नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में आप जब नॉन कॉम्पिटिटिव लिख रहे हो सो इट लुक्स लाइक वी, सो यहाँ पे वी मिलता है। और अनकॉम्पिटिटिव लिखते समय इट फील्स एज इफ यू आर ड्राइंग टू पैरेलल लाइंस, राइट। अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में यू आर हैविंग टू पैरेलल लाइंस, सो इसमें हमें दो पैरेलल लाइंस मिलती है। तो देख करके हम इसे कैसे पहचानेंगे? अगर लाइन क्रॉस हो रही है मतलब वो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है, अगर वो लाइन वी बना रही है तो दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, और अगर वो पैरेलल लाइंस दे रही है देन दैट इज अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन।